आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। वर्क प्लीज समझते हैं। वर्क को हिंदी में कहते हैं काम, है ना, कार्य कहते हैं इसको। और बात अब ये है कि यहाँ पे कि जो कार्य होता है वो होता है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट होता है काम। और इसे अगर हिंदी में मैं परिवर्तित करूं तो अच्छा ये तो है, फोर्स होता है बल और डिस्प्लेसमेंट होता है स्थानांतरण, विस्थापन। विस्थापन सही है। तो बल गुणा विस्थापन। तो जिस भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं उसमें क्या होता है, यदि विस्थापन तो वही हम मानेंगे इस पे काम होता है। एक व्यक्ति है, मान लो, जो एक दीवार को धक्का दे रहा है, क्या दीवार उसे हिल जाएगी, मूव कर जाएगी? नहीं करेगी ना। इसका मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बल तो वो लगा रहा है ना, बल है लगा रहा। जैसे कोई भी आप सुबह उठ के आप कोई दीवार को धक्का कराने की कोशिश करते हैं, दीवार नहीं मूव करेगी, नहीं उसमें विस्थापन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि विस्थापन जीरो है तो वर्क जो फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो है, तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। ये यहाँ से अंडरस्टैंडिंग। कोई मान लो सुबह सुबह धक्का दे रहा दीवार को, आप उसे पागल कहेंगे ना कि क्या कर रहा है, क्योंकि उससे कोई वर्क नहीं हो सकता है। मगर मान लो कोई चीज़ उठा के कहीं ले जाता है, सीमेंट का बैग है या कोई और चीज़ है, इसे कुली या कोई भी आदमी उठा के कहीं लेके जा रहा है, तो उसमें वर्क हुआ, उसकी पेमेंट फिर की जाएगी। किसी एक फिलोसफर ने कहा है कि दुनिया में सिर्फ दो ही काम हैं। एक काम है स्क्रैच को मूव करना, स्क्रैच समझते हैं, कोई चीज़ करना स्क्रैच सिंपली। और दूसरे लोग वो जो कहते हैं कि स्क्रैच करना कैसे है, अर्थात कोई चीज़ मूव कैसे करनी है। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये थोड़ा काम करते हैं, ये सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं कि ऐसे काम करना है। आपने मजदूरों को काम करते देखा होगा, जो मजदूर काम करते हैं उनमें एक व्यक्ति होता है जो क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर, ठेकेदार या सुपरवाइजर। ठेका तो काले दिन आता है उनको रोड पे। जो सुपरवाइजर होता है उनको बोलता है कि काम कैसे करना है, हमारा आज टारगेट क्या है और काम कैसे किया जाना है। पर सुपरवाइजर खुद काम नहीं करता। इसी तरीके से आप पाएंगे कि एसपी काम नहीं करता या डीएसपी काम नहीं करता। देखिए मॉर्निंग इंस्ट्रक्शंस, काम हमेशा नीचे का ही व्यक्ति करता है। तो इन शॉर्ट अब उसे हटते हैं और ये बात यहाँ डिस्कस करते हैं। तो कोई भी चीज़ की मूवमेंट होगी तभी वर्क माना जाएगा। यदि मूवमेंट नहीं हो रही तो उसे हम वर्क नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं है। कोई आदमी पहाड़ उठाने की कोशिश करे तो उठेगा पहाड़ के उससे, मगर यदि वो बल लगा रहा है तो हम बोलेंगे काम क्या तुम्हारा जीरो, कोई काम तुम कर नहीं रहे हो। मगर ये तो अलग बात हो जाती है यहाँ से। पर वर्क की कैटेगरी होती है, टाइप्स होती हैं। साइंस की भाषा में उसकी टाइप्स होती हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ वर्क। तो टाइप्स ऑफ वर्क माने काम के प्रकार या कार्य के प्रकार। तो कार्य के प्रकार कितने हैं? तो कार्य के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है शून्य वर्क, शून्य कार्य है, माने जीरो वर्क। अब आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, जीरो वर्क का मतलब क्या हुआ? तो जीरो वर्क को आइए समझते हैं। जो वर्क हो, कोई पहाड़ उठाता है, नहीं कोई बैग उठाता है। फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा होता है। अगर थोड़ा सा आपको मैं साइंस में डीपर लेके जाऊँ तो, ऊपर तो मैंने कह दिया सो कह दिया, अब ये एंगल लगाना पड़ेगा साथ में।
यदि फोर्स और विस्थापन मतलब बल और विस्थापन का जो गैप होगा एंगल में वो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लो बल हम लगा रहे हैं ऊपर को, पर विस्थापन मान लो इधर को हो रहा है या इधर को, जहां भी हो रहा हो, तो उनके बीच का जो कोण है वो कितना बना? 90 डिग्री का। और cos 90 क्या होता है? cos 90 0 होता है ना? तो थीटा चूंकि यहाँ 90 है और cos 90 डिग्री होता है 0, तो W आपका क्या बन जाएगा? फोर्स चाहे कुछ मर्जी क्यों ना हो, डिस्प्लेसमेंट चाहे हो रही कोई दिक्कत नहीं है, पर एंगल 0 है तो ये सॉरी एंगल 90 है तो cos 90 बन जाएगा 0, W हो जाएगा 0। तो एग्जाम्पल क्या इसका? एग्जाम्पल है कुली अपने सर पर उठाकर सामान लेके जा रहा है, तो वर्क कौन सा है? 0। टाइप है वर्क की, काम तो कर रहा है वो, जहाँ बल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो काम तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, पर काम की कैटेगरी कौन सी है? 0 वर्क की, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एक कुली जो है वो, कुली क्या कोई भी लोग अपने सर पर बोझा उठाकर कहीं भी चल दे रहे हैं, तो वो काम कौन सा कर रहे हैं? 0 टाइप वाला काम। इवन जैसे मुझे बुक उठानी है, तो बल मुझे कहाँ लगाना है? ऊपर को, तब उठ पा रही नहीं, लगाऊंगा छू जाएगी कि नहीं, तो ये बल लगा रही है ऊपर को, पर चल कहाँ रहे हैं? बल ऊपर के हो रहे हैं और चल मैं इस तरफ रहा हूँ, तो ये भी काम कौन सा हुआ? 0 वर्क। तो हमारे आसपास में जो लोग ज़्यादातर काम करते हैं, कौन सा काम है? 0 वर्क। तो कुल्ली मान लो अगर सामान लेके जा रहा, आप कहें तू 0 वर्क कर रहा है, तुझे पैसे क्यों दे? वो नहीं बात है यहाँ पे, यहाँ टाइप है वो 0 वर्क, काम तो हो रहा है, पर काम के टाइप क्या है? जैसे आप कई बार घर में कुत्ता पाला हो तो कहते हो उसे टाइगर, तो टाइगर थोड़ा है, वो तो डॉगी है ना, पर नाम ऐसा रखा उसका, इसलिए ये काम तो हो रहा है, पर काम की टाइप ही 0 है। काम 0 नहीं है, टाइप 0 है, क्योंकि साइंटिफिकली ये 0 बन जाता है, तो टाइप 0 वर्क कहा गया इसे, है ना। अब 0 के बाद, शून्य कार्य के बाद एक होता धनात्मक कार्य, माने पॉजिटिव वर्क। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य माने पॉजिटिव वर्क। आप में से कोई है जिसने साइंस पढ़ी है 12वीं तक? है कोई? सिर्फ एक आदमी ने। अब धनात्मक कैसे होगा ये? जैसे मान लो एक बस है या कार है, मुझे कार बनाना नहीं आती है, बस बना रहा हूँ, ड्राइंग मेरी वीक, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेता। मैं कई बार बनाना कुछ और चाहता हूँ, बन कुछ और जाता है, इसी तब से मैंने छोड़ रखा है ड्राइंग करना है। सो मान लो कि एक आदमी इसके हाथ है, कानून वाले लंबे हाथ, ये धक्का लगा रहा है इसको, बस को, जिस कारण बस जो है वो इस तरफ में विस्थापन कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, तो बल किस तरफ लगा रहा है वो? इसी तरफ को, और विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ को हो रही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुआ? 0 हुआ ना। इसी तरफ को डिस्प्लेसमेंट, इसी तरफ को फोर्स, तो एंगल क्या हो गया? 0। भाई W होता है फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस 0 होता है 1, तो W इक्वल टू बन गया फिर F इंटू डी इंटू 1, तो W इक्वल टू FD। आप देखा ये पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ साइन नहीं हो तो उसे हम क्या मानते हैं? पॉजिटिव। कुछ नहीं है साइन तो पॉजिटिव, तो कैसा वर्क हुआ ये? पॉजिटिव वर्क। तो जब किसी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप उसे धक्का देते हैं, तो कौन सा काम कर रहे हैं? पॉजिटिव वर्क। धक्का देते हैं, धकेल रहे आगे को, वो पॉजिटिव वर्क है। PWD के मजदूर एडी के चलते हैं, कौन सा वर्क है वो? पॉजिटिव या 0?
हम रेडी धकेलते हुए ऐसे हाथ में लेके चलते हैं, पॉजिटिव वर्क। तो फोर्स कहाँ को लगा रहा हूँ? आगे को। ये दोनों का मिक्स्ड है, वो ऊपर भी उठा रहा और अगर उसके टायर लगे हों और वो खुद टिक सकती है नीचे तो धक्का देगा आगे को। उसके मांसपेशी पे जोर पड़ रहा है ना ऊपर उठाने में भी उसको। यदि कोई भी चीज़ आप उठा रहे हैं तो बल आप ऊपर क्यों लगा रहे हैं? तो उसमें जीरो वर्क भी इन्वॉल्व है, सही नहीं है? और आगे भी लेके जा रहे हैं, बल लगाने में धक्का दे रहे हैं आगे को। जैसे मान लो एक कार स्टार्ट नहीं हो रही, आपने उसको आगे को धक्का दिया स्टार्ट करने के लिए, जो भी नॉर्मली किया होगा आपने, तो कौन सा वर्क है? पॉजिटिव। तो कई जो जिम वाले पैशनेट लोग होते हैं, कब उठा के पीछे से वो धक्का दे रहे हैं, तो क्या हुआ? फिर दोनों का मिक्सअप हो गया, उन्होंने ऊपर बैठा दी चीज़ और आगे धकेल भी रहे हैं। तो इसलिए हाँ जी, इसलिए क्लियर कट केस हम देखें तो किसी वस्तु को आगे की ओर धक्का देना और वो चल पड़ती है, तो कौन सा वर्क है? ये पॉजिटिव वर्क है। पर किसी वस्तु को धक्का देना ऊपर की ओर या उठा के चलना, इवन कोई वस्तु उठा के चले हैं कुल्ली की तरह मान लेते हैं, तो भी बल कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर क्यों लगा रहे हैं ना? मूव हम किसी तरफ को कर रहे हैं तो एंगल उनके बीच में क्या है? 90, वो जीरो वर्क है। अब फाइनली धनात्मक के बाद ऋणात्मक कार्य, मानो नेगेटिव वर्क। ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक ऐसे लिखेंगे, हाँ? ऋणात्मक कार्य इट मीन्स कि negative work. So what is a negative work? Negative work मतलब एक बस है या कार कुछ भी है और वो एक आदमी है, ये इस तरफ को इसका विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को हो रही है, और एक आदमी यहाँ खड़ा होकर इसको रोकना चाह रहा है, उसकी तरफ आ रही है, उसे रोकना चाह रहा है, तो कौन सा वर्क होगा इसमें? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को है और फोर्स उस तरफ को है, एंगल के बीच में है 180 डिग्री का। फोर्स और विस्थापन दोनों ऑपोजिट है, और किसी भी चीज़ का ऑपोजिट होना मीन्स एंगल 180 डिग्री का होना है ना। ईस्ट और वेस्ट आपस में क्या ऑपोजिट है ना? नॉर्थ साउथ क्या ऑपोजिट है? एंगल के बीच में कितना का एंगल? टाइम डिस्टेंस डायरेक्शन पढ़े ना आपने? तो इसमें W = हो जाएगा फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट टू cos थीटा। तो cos 180 कितना होता है? -1। ठीक है जी। तो F × D × -1 मैंने -FD हो जाएगा, है नेगेटिव वर्क है। तो ये नेगेटिव वर्क है क्योंकि यहाँ साइन आ गया नेगेटिव का, माइनस साइन आ गया, सही है। तो जैसे कई बार अनजाने में कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसे गाड़ी से उतरे और उन्होंने हैंड ब्रेक नहीं लगाई है और न्यूट्रल पे थी, उतर गए गाड़ी से, गाड़ी चल पड़ी, फिर भागते हुए आते उसको पकड़ने के लिए, उसके आगे खड़े हो जाते हैं। फिर एक मूवी देखी हमने खट्टा मीठा, उसमें रोड रोलर चल पड़ता है उसका आगे, वो लेटता कि मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, मैं कैसे रोक लूँ इसको। तो इस कई बार ऐसा होता है कि हम केयरलेस तरीके से, जैसे भी आपके कॉलेज के बाहर एक टाइम पे ब्लड डोनेशन कैंप था हमारा वहाँ पे, तो एक लड़का है, कोई जल्दबाजी में आता है। ज़्यादातर यंग जनरेशन में लोग क्या होते हैं? जल्दबाजी में। पेशेंस तो होती नहीं है ना। आप में से वही सफल होगा जिसके पास क्या है? पेशेंस। दिमाग नहीं, दिमाग सबके पास है, पेशेंस सबके पास नहीं है। और यंग जनरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इम्पेशेंस। वो किसी भी चीज़ पे लगातार रह ही नहीं सकते, न अपनी बात पर, न अपने प्रोमिसेस पर, न किसी बात पर रह ही नहीं सकते हैं खड़े, क्योंकि वो आदत है ना, उस एज की वो आदत है कि एकदम से अपने गोल पोस्ट चेंज करना है। तो इस सबसे बड़ी कठिनाई क्या होगी आपको आपके इस फेज में लाइफ के अंदर? पेशेंस नहीं होगी, इसी कारण आप असफल होंगे। इसे लिख के ले लीजिए, बिकॉज ऑफ इम्पेशेंट, राइट। आप कोई भी जैसे एक बार एक आदमी था और वो रात के समय में ना घर जा रहा था,
बारिश काफ़ी हो रही थी, टॉर्च लेके चला था और टॉर्च लेके चला है, बारिश बहुत हुई और बिजली चमकी ऊपर से, आवाज़ आई तो उसके हाथ से टॉर्च फिसल गई और निकल गई, और वो भी फिर यहाँ वहाँ भटकता हुआ गिर गया वहाँ झाड़ियों में, और पहाड़ से गिरता 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 नीचे फिसला, और कहीं जाके उसका फिर हाथ कहीं लगा तो एक पेड़ की डाली के ऊपर उसने पकड़ लिया, उसको छिल गया पूरी तरीके से वो आदमी, और जो है वो डाली से लटका हुआ था रात को, और रात भर ये सोच रहा है कि अगर ये डाली टूटी या मेरा हाथ फिसला तो पता नहीं मैं कहाँ जाके गिरूंगा पत्थरों के बीच में, मेरा क्या बनेगा। रात को सोच के उसको पसीने आ रहे थे इसी बात को सोचे हुए, तो रात भर उसने डाल पकड़ रखी। सुबह हुई, सवेरा हुआ थोड़ा सा, तो उसको मालूम चला कि वो ज़मीन से खाली 2 फुट ऊपर है तो उसको नहीं पता था कि वो नीचे पहुंच चुका है, वो छिल चुका है, जो होना था सो हो चुका है उसके साथ, अब थोड़ी सी डिस्टेंस और बची हुई थी। तो फिर उसने देखा कि कई बार ऐसा ही होता है कि हम बहुत नज़दीक होते हैं विदा सक्सेस, पर चूँकि वो नज़र नहीं आती ना, सक्सेस की मेन प्रॉब्लम क्या है, नज़र ही नहीं आती है। कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर है कि 1 महीना दूर है कि 3 महीने दूर है कि साल दूर है, पता ही नहीं चलता है। कई बार सक्सेस बिल्कुल आपके दरवाजे के बाहर होती है, क्विट कर दिया खत्म। तो ये बात आप जानना चाहिए। हम कहाँ थे, पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के ऊपर। तो विच मीन्स कि जैसे मैंने कहा कि वो आदमी आया बाहर, कॉलेज के बाहर जल्दबाजी में एकदम से किसी से मिलने लगा वो, और ऐसे छोड़ दिया उसने। 2-3 बच्चे वो कुचल गए थे, मतलब इतना सीरियसली गाड़ी आगे निकली थी वो वहाँ से, तो फटाफट वो चलती गाड़ी में चढ़ा और उसने ब्रेक लगा दिया। तो इट हैपन्स। तो जब भी चलती गाड़ी आगे खिसकती है, मतलब छोड़ के निकल गया आप, तो फिर उसको रोकने के लिए जो आपने बल लगाया, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्क। तो किसी को रोकने के लिए जो कार्य किया जाता है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। इवन ऐसा कार्य हर कोई करता है पर दूसरे तरीके से। आप किसी को भी रोकना चाहते हैं आगे बढ़ने से, तो आप कौन सा कार्य करते हैं, नेगेटिव। इसी होता है नकारात्मक सोच। जैसे आप खुद, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि किसी को रोकना है, तो काम कौन सा है फिर, नेगेटिव। कोई चीज़ चली आ रही है, आप उसे रोकना है। तो हमारे आसपास में ज़्यादातर लोग कौन होने वाले हैं, जो नेगेटिव वर्क हमें ऑफर करने वाले हैं, जो चलती गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं। बस यही तो इशू है। चलिए वर्क के बारे में हमने डिस्कस किया, अब शक्ति को डिस्कस कर लेते हैं। शक्ति क्या होती है, पावर। पावर मीन्स शक्ति। पावर का मात्रक होता है वॉट, और काम का मात्रक होता है जूल। जूल समझते हैं ना, कार्य का मात्रक, कार्य मीन्स हाँ, वर्क का मात्रक होगा जूल, सही है। और पावर का मात्रक होगा वॉट। पावर को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, कार्य बटा समय होता है क्या, शक्ति। और इसे हिंदी में कहते हैं कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो जो जितना शक्तिवान होगा वो उतना ज़्यादा कार्य जो है वो कर सकेगा। तो कार्य करने की क्षमता को हम कहेंगे क्या, शक्ति। कार्य करने की क्षमता। राइट। कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। वॉट होता है, इसका यूनिट या मात्रक हॉर्स पावर भी होता है, हॉर्स पावर। ठीक है जी। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 740 वॉट के बराबर एक हॉर्स पावर।
ये तो आपको मालूम ही होगा। अच्छा, हॉर्स पावर तो आप समझ गए। जैसे आपने जैसे मोटर लाते हैं ना, मोटर तो होते हैं 1 हॉर्स पावर के हैं, 2 हॉर्स पावर के हैं। मोटर जो हॉर्स पावर में आती है तो 740 वॉट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर की मोटर मतलब अच्छी वाली मोटर, अच्छी मोटर 1 हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर का मतलब क्या हुआ? घोड़े में जो पावर होती है, जो ताकत होती है। ये हॉर्स क्यों यहाँ पे शब्द दिया गया है? शब्द हॉर्स क्यों आया यहाँ पे? नहीं, फिर भी हम तो जानते हैं कि हॉर्स का मतलब घोड़ा है। तो जो शक्ति एक घोड़े में होती है, क्या वही हॉर्स पावर होती है? वही। एक घोड़े में कितनी पावर होती है? 740 वॉट की। तो घोड़े में तो काफ़ी ताकत होती है ताकत घोड़े में, काफ़ी पावरफुल होता है। कितने वॉट के बराबर? हमारे घर में एक रॉड वाला जो हीटर होता है वो 1000 वॉट का होता है। तो एक हीटर ज़्यादा ताकतवर है किससे? मुझे बात की नहीं तो ज़्यादा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? क्योंकि ज़्यादा पावर लेता है। मैंने जो एक घोड़े में जो पावर है उस पावर से वो हीटर नहीं चला सकता। मतलब एक बोलने की बात है। देखिए एक घोड़े में कितने वॉट की पावर है? 740। और हीटर को चलाने के लिए सिंगल रॉड वाले पावर चाहिए होती है 1000। रॉड पानी के लगाते हैं आप 2000 वॉट की होती हैं, 2 घोड़े चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हीटर है या रॉड है काफ़ी पावर खींचती है। सिर्फ ये मैंने बोलने का मतलब है। ये बल्ब है, ट्यूब है, काफ़ी कम पावर खींचती है। ऐसे ये बल्ब है ये सिर्फ 7 वॉट का है, जो ट्यूब है वो सिर्फ 16 वॉट की है, और हीटर सिर्फ सिंगल रॉड वाले 1000 वॉट के होते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि अगर ये 10 वॉट का ही मान के चलूँ मैं, मान लो ऐसे है ही 7 वॉट का जो ये बल्ब है, और इसको मैं 10 का भी मान के चलूँ तो एक रॉड वाला जो हीटर आपके सबके पास होएगा एक रॉड वाला, सिंगल रॉड वाला, उसको चलाना इक्वल टू कितने बल्ब चलाना? 100 बल्ब। तो 100 बल्ब चलाएंगे तो एक हीटर है। तो 100 बल्ब मतलब पूरे गांव की लाइट हो जाएगी उसके अंदर, है कि नहीं? अगर आप 100 बल्ब चलाते हैं, एक गांव में जैसे 15 या 14 लोग हैं, परिवार है मान लीजिए, और हर घर में मान लो अगर 6-7 बल्ब भी लगा रखे हैं, ज़्यादा होते हैं वैसे, पर मान लो ऑन द एवरेज 6-7 भी हैं, तो उसके बराबर जो है वो एक हीटर पावर कंज्यूम कर लेता है। तो पावर का यूनिट हुआ हॉर्स पावर। अब ऊर्जा की बात करेंगे। ऊर्जा मैंने एनर्जी, और एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एनर्जी की बात करें, सो व्हाट इज ए एनर्जी? एनर्जी होती क्या है? तो पावर इनटू टाइम, माने शक्ति गुणा समय। शक्ति गुणा समय होता है ऊर्जा या एनर्जी। ऊर्जा या एनर्जी होता है शक्ति गुणा समय। सो पॉइंट इज कि ये तो हम जान ही गए हैं कि तो एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल। जूल। राइट। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल। सही। अब हम बात करेंगे एनर्जी दो तरह की, मेनली 2 तरह की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। से हिंदी में मैं चेक कर लेता हूँ। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये है गतिज ऊर्जा, और ये है स्थितिज, क्या बोलते हैं इसको? स्थितिज। अब आपसे अगर पूछूं मैं कि एक डैम है, एक पानी की बाल्टी है, जो भी है, तो एक डैम के अंदर जो पानी है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है?
कोई रुकी वस्तु है तो उसमें ऊर्जा होगी पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा। और बहती नदी में जो पानी है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो चलती हुई वस्तु में ऊर्जा है गतिज और रुकी हुई में पोटेंशियल एनर्जी। बात सही कि नहीं है? तो हमसे पूछ लेते हैं कि एक रिजर्वॉयर में या डैम में या झील में जो पानी खड़ा है उसमें ऊर्जा कौन सी है? तो स्थितिज या फिर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और जो पानी चल रहा है, बह रहा है नदी में, इसमें होती है काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा। बात सही कि नहीं है? तो खैर ये चीज़ें हैं। कल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, चार बातें डिस्कस करेंगे इसके अंदर। कई और तरह की ऊर्जाएं हैं, हम उनको ही साथ में डिस्कस करेंगे।